हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मराठी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं 1000 साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस दोनों, न ही समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन। आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर होगा केवल समसूत्रण। ऑप्शन केवल समसूत्रण इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं कि जो सेल का विभाजन होता है वह किस आधार पर होता है। तो सेल का विभाजन जो होता है वह गुणसूत्रों के आधार पर होता है। गुणसूत्रों के आधार पर होता है, आधार पर। ठीक है, इसमें लिख लीजिए संख्या। और जो ये सेल का विभाजन होता है, दो होते हैं इसमें, एक तो समसूत्र हो गया, समसूत्रण हो गया, और एक अर्धसूत्रण हो गया। ठीक है, समसूत्रण का मतलब होता है कि कोई भी जो कोशिका होती है, जनक कोशिका होती है, उससे उत्पन्न संतान कोशिका होती है, उसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह समान होती है। ठीक है दोस्तों, और ये तो हो गया समसूत्र। और अर्धसूत्रण में क्या होता है कि इसके अंदर जो संतान जनक कोशिका होती है, जनक कोशिका से उत्पन्न जो संतान कोशिका होती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो ऐसे गुणसूत्र को क्या कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए कि जो चोट लग जाती है, चोट जब लग जाती है तो उसमें केवल समसूत्रण का उपयोग, मतलब ये इस विभाजन के द्वारा उस चोट को भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जाता है। इनकी किसके अंदर किया जाता है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छे तरीके से अध्ययन किसके अंदर किया जाता है। अंतरावस्था के अंदर, मध्यावस्था के अंदर, या पूर्वावस्था, या जाइगोटिन के अंदर। 2016 एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका आंसर इनकी किस अवस्था के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मध्यावस्था के अंदर गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किया जाता है। देख लेते हैं दोस्तों, इस प्रकार से ये अवस्थाएं होती है अर्धगुणसूत्र की। जो कोशिका का विभाजन होता है अर्धगुणसूत्र के माध्यम से, तो उसके अंदर ये मध्यावस्था आती है। तो इसके अंदर इसकी जो गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। इस प्रकार से टूटती हैं, अलग हो जाती हैं, फिर इनसे संतान कोशिकाएं वापस आगे टूटती जाती है। ठीक है, ये तो हो गया अर्धसूत्रण की अवस्था। और जो सूत्र विभाजन, ये तो सूत्र विभाजन दो प्रकार से मैंने बता दिया आपको, एक समसूत्र विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ये देखिए, यह है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था, मध्यावस्था, ये सभी अवस्थाएं होती है, और इस प्रकार से ये टूटने लग जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो मध्यावस्था होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। विषाणु यानी कि वायरस के अंदर कौन सी विशेषता नहीं होती है। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है डीएनए या आरएनए की मौजूदगी, परपोषी कोशिकाओं के भीतर प्रजनन, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी कोशिका भित्ति की मौजूदगी। आपको बताना है नहीं, इनमें से कौन सा नहीं विषाणु के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा गुण है जो इनके अंदर नहीं पाया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कोशिका भित्ति, जो कि प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, प्लांट के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो कोविड-19 का जो वायरस है उसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों प्रकार के वेरिएंट इसके अंदर पाए जा रहे हैं।
परपोषी होता है, मतलब ये दूसरों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, परपोषी। और ये एक परजीवी है, यह न तो वायरस के रूप में काम करता है, न ही बैक्टीरिया ऐसे कुछ, मतलब इसको एक कोशिका सिद्धांत का पालन करता भी है, नहीं भी करता है, दोनों प्रकार से, इसलिए इसको परजीवी नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। ये देख लीजिए, यह कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति है। तो जीवाणु और वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली, बाहरी निर्जीव पारमग्य तथा मोटी दीवार पाई जाती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। मतलब ये वनस्पति विज्ञान के प्लांट एक यूकेरियोटिक पादप कोशिकाओं का, मतलब ये यूकेरियोटिक होती है कोशिका भित्ति। यूकेरियोटिक क्या होता है, जिसके अंदर, इन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, यूकेरियोटिक सेल बोलते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका बोलते हैं। और ये एक कोशिका की सबसे बाहरी दीवार होती है और मोटी, पारगम्य और निर्जीव। इंपॉर्टेंट है कि ये एक निर्जीव होती है, ध्यान रखिएगा, निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य देख लीजिए, मुख्य कार्य इसको हाईलाइट कर देते हैं हम, थोड़ा सा हाईलाइट है। कोशिका का आकृति प्रदान करना व प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, कोशिका की आकृति व प्रोटोप्लाज्म होता है, उनकी रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होता है। फ्लोराइड है तो क्या होगा, ऐसे समझ लीजिए आप। जोड़ों का आंकड़न होगा, अस्थियों का बंकन होगा, दांत का क्षरण होगा या दांत का कंबूरन होगा। CDS 2016 के अंदर पूछा गया है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दांत का क्षरण। फ्लोराइड की वजह से हमारे दांत खराब हो जाते हैं, याद रखिएगा। फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर हमारे दांतों की मजबूती खत्म हो जाती है और दांत पीले पीले पड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। सिरोसिस रोग, आपको सिरोसिस रोग बताना है कि सिरोसिस रोग होता है वह क्या कर देता है, मतलब किस चीज़ को नुकसान पहुंचाता है। मस्तिष्क को पहुंचाता है, जिगर को पहुंचाता है, हृदय को या गुर्दा को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जिगर, यानी कि लीवर को यह पहुंचाता है नुकसान। देख लेते हैं सिरोसिस रोग के बारे में भी। ये देखिए, सिरोसिस रोग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सिरोसिस रोग यकृत की कैंसर के बाद सबसे गंभीर बीमारी है, यानी कि अगर कैंसर होता है तो उसके बाद में जो बीमारी आती है सबसे खतरनाक, वो है सिरोसिस। इस बीमारी का इलाज लीवर प्रत्यारोपण के अलावा और कोई नहीं है, मतलब आपको लीवर को चेंज करना पड़ेगा, इस प्रकार से ये हो जाता है। मतलब हेल्दी जो होता है ना, हेल्दी लीवर तो इस प्रकार से होता है, लेकिन अगर ये रोग हो जाता है तो इस प्रकार से हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। यकृत की बनावट भी असामान्य हो जाती है, जिससे पोर्टल हाइपरटेंशन की शक्ति बन जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब एक तरीके से ये पूरी तरीके से जो पूरा लीवर होता है उसको खराब कर देता है, उसके अंदर से जितने भी कोशिकाएं उसको बहुत अधिक मात्रा में नष्ट कर देता है और ये काम करना बंद कर देता है धीरे धीरे। तो इसका जो एक ही कार्य है कि आप इसको प्रत्यारोपण कीजिए, मतलब इसको हटाइए और दूसरा लगाइए, लीवर। ठीक है दोस्तों, सिरोसिस का क्या मत है, लीवर, मतलब सिरोसिस रोग जो होता है वह किसके अंदर इफेक्ट करता है, लीवर के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्ताशय में उपस्थित पाषाण या पथरी निम्न में से किसका पाचन प्रभावित करता है। इसके अंदर आप और लिख लीजिए कि प्रोटीन लिख लीजिए यहाँ पे,
और लिख लीजिए विटामिन। जो पथरी होती है निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है, यानी कि पथरी की वजह से कौन सी चीज पचती नहीं है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वसा। वसा की वजह से मतलब जो पथरी होती है उसकी वजह से ये वसा का पाचन नहीं होता है। तो पथरी जो होती है वो क्या होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट, क्या होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी को नाम दिया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में भी हम। ये देखिए किडनी के अंदर इस प्रकार से स्टोन, छोटी छोटी स्टोन बन जाती है। ये जो नसें होती हैं आ रही है, यहाँ पे जा रही है और ये जा रही है, तो इनके अंदर ये प्रभावित मतलब ऐसे बन जाती है स्टोन की तरह। तो इससे काफ़ी समस्या होती है और पाचन वसा का नहीं हो पाता। किसका पाचन नहीं हो पाता, वसा का, याद रखिएगा, वसा का पाचन नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मसूड़ों से रक्तस्राव को निम्न में से कौन रोकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मसूड़ों से रक्तस्राव को कौन रोकता है, प्रोटोजोआ, निकोटिनामाइड, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपको पता है कि जो प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया रोग होता है। निकोटिनामाइड तंबाकू का जो पेड़ आता है उसके अंदर निकोटिनामाइड पौधा होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, थायमिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर क्या होता है कि स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग, ठीक है। ओके, स्कर्वी रोग, ठीक है, ये होता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये एक और चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे जो है जो जितने भी फ्रूट हैं, रस वाले फ्रूट हैं, जैसे कि आम है, संतरा हो गया, रसीले फल, नींबू हो गया, इसके अंदर विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, मतलब हृदय का प्रतिस्थापन मतलब हटा के दूसरा लगाया गया था, ऐसे समझो, मतलब किसने लगाया था, दूसरा। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा दूसरा हृदय लगाया गया था, ठीक है। ये लगाया था 1967 के अंदर, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए, बर्नार्ड, इन्होंने सबसे पहले हृदय का स्थानांतरण किया था, मतलब हृदय खराब हो गया तो दूसरा हृदय को लगाया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, मकड़ियों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है आर्कनोलॉजी, एपियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइनोलॉजी। तो आंसर क्या होगा, मकड़ियों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्केनोलॉजी। आर्केनोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है, आर्कनोलॉजी, ठीक है, आर्कनोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, जो मानव जाति होती है, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, ठीक है दोस्तों।
यानी कि मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशवृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जीवों के द्वारा जीने के लिए अधिक वंशवृद्धि, बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन करते हैं वे खुद के अनुसार। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? यानी कि आपको बताना है बुक विकास का सिद्धांत, विकासवादी जो सिद्धांत दिया था बहुत ही फेमस है ये चार्ल्स डार्विन का जो विकासवादी का सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये दिया था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सी पुस्तक है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंदर ये किया गया था। मतलब इसका अध्ययन वो जो किताब के अंदर लिखा गया था वह इसी के अंदर लिखा गया था। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच, क्वार्टज कांच, फ्लिंट कांच या रेसा कांच? तो जो इसका राइट आंसर होगा पायरेक्स कांच। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम कांच के बारे में। तो पायरेक्स कांच जो होता है वह लैब के अंदर काम आता है। लैब जो वैज्ञानिक उपकरण जो होते हैं उसके अंदर ये जो लिक्विड जो एसिड, क्षार, अन्य जो बिलियंस जग रखे जाते हैं वे पायरेक्स कांच वाले बर्तनों के अंदर, मतलब उपकरण के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं क्वार्टर्स है, फ्लिंट कांच है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। मतलब प्रयोगशाला के अंदर पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं क्वार्टर्स भी बहुत ही फेमस है। ये याद रखिएगा, सिलिका कांच भी कहलाता है। ये सिलिका कांच कहलाता है। इम्पोर्टेंट है सिलिका कांच, और ये सिलिका को पिघलाकर बनाया जाता है। मतलब पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। ठीक है, और सबसे जो महंगे कांच होते हैं वह फ्लिंट कांच। याद रखिएगा, फ्लिंट बता देते हैं। फ्लिंट ग्लास होता है वह सबसे महंगे कांच होते हैं। दूरबीन आपने देखा होगा, दूरबीन हो गया, कैमरा हो गया, बल्ब हो गए, ये फ्लिंट कांच के अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्लिंट कांच, याद रखिएगा। और सबसे महंगे आते हैं, सबसे महंगे कांच आते हैं इसके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों से निवेदन है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल मराठा अकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये देख लीजिए पायरेक्स कांच होता है, और ये लैब के अंदर जो उपकरण उपयोग किए जाते हैं किसी भी चीज़ को नापने के लिए, जो कांच का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे बर्तनों का, तो उसमें पायरेक्स कांच उपयोग होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं दोस्तों। रुको एक मिनट, ये थोड़ा कट रहा है, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सही। ये देख लीजिए अब देखते, यानी कि जो नरम शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब कि किसी भी कांच को पिघलाकर, यानी कि शीशे को पिघलाकर किसी आकृति में बदला जाता है, तब उसे ठंडा किया जाता है। तो उस ठंडे करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एनालिंग, कंडेंसन, ह्यूमिडिफाइंग, डिकेटेशन, ह्यूमिडिफाइड, कंडेंसन या एनालिंग। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह एनालिंग होगा। ठीक है, यानी कि ठंडा करने की प्रक्रिया को ही, ये ग्लास को ठंडा करने की प्रक्रिया को ही हम एनालिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ये देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका रेंज होता है
टेम्परेचर होती है इसको पिघलाने की, ये 450 से मतलब 454 से बता रहा है 482 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर कांच पिघल जाता है, ठीक है, और इस प्रकार से पिघल जाता है और इस प्रक्रिया को एनीलिंग चिलर्स का बोलते हैं, चिलर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा एनीलिंग बोलते हैं धीमे धीमे, यानी कि धीमे धीमे तापमान को कम करना, ठीक है, धीमे धीमे तापमान को कम करना, शीशे के तापमान को कम करना एनालिंग प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण बनती है? अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। NH3 ये भी इसके अंदर शामिल होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर होता है, सिंदूर जो होता है इंडियन जो महिला के द्वारा उपयोग किया जाता है सिंदूर माथे के अंदर लगाने के लिए, तो वो सिंदूर किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, पोटेशियम सल्फाइड, मरकरी या टिन? क्या आंसर होगा इसका? आंसर क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मरकरी। मरकरी इसके लिख लीजिए सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मरकरी। ओके, यहाँ लिख देते हैं मरकरी सेकंड सल्फाइड, ये इसका राइट, और भी अच्छे तरीके से लिखा जाए तो ये इसका राइट आंसर है। मरकरी सेकंड सल्फाइड इसका राइट आंसर है, सिंदूर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है इथाइल अल्कोहल, ब्यूटेन, लेड टेट्रा इथाइल या श्वेत पेट्रोल? तो जो इसका राइट आंसर होगा लेड टेट्रा इथाइल। देख लेते हैं इसकी संरचना। ये देखिए इसकी जो संरचना होती है ये इस प्रकार से होती है, इनकी Pb और 4 मैथेन जुड़े होते हैं, CH3, ठीक है। ये देख लीजिए, रुकिए 1 मिनट। अब दिख रहा है आपको नाम, ये नाम है, रुकिए अब तो आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। चलिए तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से नाम से इसको बोलते हैं एल्केन, इसको बोलते हैं एल्कीन और इसको बोलते हैं एल्काइन, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 संरचनाएं मतलब 3 इसके अंदर बांटी जाती है, ठीक है। तो आपको बताता है प्रोपेन, तो प्रोपेन में सिंगल बॉन्ड आता है, तो मेथेन, एथेन और प्रोपेन इस प्रकार से चलते हैं। तो प्रोपेन का इसका आंसर होगा वो होगा C3H8 यानी कि CnH2n+2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है एल्केन का। एल्कीन का होता है CnH2n, ठीक है, और एल्काइन का जो होता है वह CnH2n+1, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। CH3 और H8 प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है प्रोड्यूसर गैस, प्राकृतिक गैस, LPG, कोल गैस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें की बनी होती है, यानी कि जो बोतलें होती हैं, पानी की जो बोतलें होती हैं किसकी बनी होती है? ऑप्शन है बेकेलाइट, पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन और सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पॉलीथीन की ये जितने भी बोतलें बनती हैं तो पॉलीथीन की बनती है। और बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट जो भी हमारे खाने बनाने वाले बर्तन होते हैं उसका जो हत्था होता है, हत्था होता है जो पकड़ने का होता है, वह उसके अंदर जो उसके ऊपर जो प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है वह बेकेलाइट होती है। ये टेम्परेचर के आधार पर बहुत कम रेयर कंडीशन में पिघलती है और ये उसका ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। कौन कौन सा मिश्रण होता है जिसके कारण खाद्यान्नों के अंदर विस्फोट कराए जाते हैं? ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के मिश्रण, एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, इथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से। तो क्या आंसर होगा इसका? तो एसिटिलीन होती है, उसको ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ इसमें मिलाया जाता है और खाद्यान्नों के अंदर विस्फोट कराया जाता है। एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ इसमें मिलाकर इसको विस्फोट कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा सेकंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, मिश्रण। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऊर्ध्वपातन, जो डायरेक्ट ठोस से डायरेक्ट गैस में चला जाए। ठीक है, ये तो हो गया ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और इसके जो ऑप्शन है वो कपूर हो गया। ठीक है, और आप लिख लीजिए नौसादर का फॉर्मूला याद रखिएगा NH4Cl। ठीक है, नेपथिलीन, ठीक है, और आप याद रखिएगा आयोडीन। ये इसके अंदर जब ठोस डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाती है तो कपूर है, नौसादर है, नेपथिलीन है, आयोडीन है। ठीक है, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब देखिए और भी हम आपको बता देते हैं। देखिए संघनन क्या होता है? यह जो गैस होती है वह गैस जो होती है लिक्विड के अंदर बदल जाती है, यानी कि गैस लिक्विड के अंदर बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन मैंने आपको बता दिया। वाष्पीकरण आप याद रखिए कि जो लिक्विड है तो वाष्पीकरण के माध्यम से एक भाप के रूप में ले लेती है, या इसे हम गैस बोल सकते हैं, गैस। ठीक है, और विसरण का आपको पता है कि जो हवा के अंदर किसी भी चीज़ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं उसे विसरण कहते हैं। परफ्यूम की जो खुशबू पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है या दूर तक फैलती है वह विसरण के कारण ही फैलती है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर कुकर, सॉसपैन आदि जैसी एल्यूमिनियम की वस्तुओं को एनाडाइज कलाई क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन है उसकी चालकता बढ़ाने के लिए, उसकी तन्यता बढ़ाने के लिए, उसे जंग से बचाने के लिए और उसे हल्का और अधिक चमकदार बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा उसे जंग से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम की वस्तुओं को एनाडाइज या कलाई क्यों की जाती है? ठीक है, उन्हें जंग से बचाने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो राइट आंसर होगा बिट। ठीक है, और एक बाइट बराबर कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं, याद रखिएगा। हम ये देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं। एक बाइट बराबर होती है 8 बिट। इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर किलोबाइट आ जाता है, 1024 बाइट आ गया। फिर एक मेगाबाइट मतलब MB बराबर हो गया 1024 किलोबाइट। ठीक है, फिर उसके 1 GB आ जाता है 1024 मेगाबाइट। फिर एक टेराबाइट हो गया 1024 GB यानी कि गीगाबाइट। और एक पेटाबाइट बराबर हो गया 1024 टेराबाइट। ठीक है दोस्तों,
1.0 मतलब ये पूरा, इसको हटा दीजिए यहाँ पे, ये पूरा 1024 TB, 1 टेराबाइट मतलब जो 1 पेटाबाइट बराबर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकल एंजेलो वायरस है, कैंसर का होता है वायरस, कैंसर के बचाने के वाला वायरस, चूहों में फैलने वाला वायरस, या एक कंप्यूटर वायरस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह एक कंप्यूटर वायरस होता है। माइकल एंजेला लिख देते हैं, माइकल एंजेलो। ठीक है, याद रखिएगा माइकल एंजेलो क्या है, एक कंप्यूटर वायरस है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में किसका निष्कर्ष निकलता है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में किसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, यानी कि E बराबर mc²। ठीक है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला, मतलब इसको ड्राइव किया था आइंस्टीन के द्वारा, यह निकाला गया था आप सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। ठीक है, जहाँ पर जो ये C होता है तो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है, दोनों दिशा में प्रवाहित होने देती है, किसी भी दिशा में प्रवाहित होने नहीं देती, या उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यह एक ही दिशा के अंदर प्रवाहित होने देती है। ठीक है दोस्तों, डायोड, चलिए देखते हैं, मैं आपके लिए क्या है, ये देखिए इस प्रकार से प्लस और माइनस होता है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ठीक है दोस्तों, आपने देखे होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक के जो सामान होते हैं उसके अंदर ऐसे डायोड से लगे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये डायोड ऐसे इस प्रकार से लगी होती है, उसके अंदर प्लेट के अंदर आपने देखा होगा। तो ये एक डायोड का काम करता है जो किसी एक ही तरफ धारा को प्रवाहित होने देता है, यानी कि एक तरफ धारा को प्रवाहित होने देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नाभिक का आकार है, नाभिक का जो आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10 मीटर, 10⁻⁻3 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो नाभिक का जो आकार होता है वो होता है 10 की पावर होता है 15। ठीक है, 10 की पावर 15 इसका नाभिक का आकार होता है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, और ये परमाणु का आकार 10⁻⁻10। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और लिख लीजिए, परमाणु की खोज किसने की थी? परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु की खोज की गई थी। वो कब की गई थी? 1808 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन और एंडरसन। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एंडरसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो विपरीत होता है, ई प्लस की जगह अगर माइनस की जगह जब प्लस आ जाता है तो यह होता है पॉजिट्रॉन। देखिए पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस पॉजिट्रॉन को खोज किसने की थी? एंडरसन के द्वारा। ठीक है, और आपको पता है जो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा क्या की गई थी? न्यूट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन की खोज, और प्रोटॉन की भी याद रखिए। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आँख की रेटिना
परंपरागत कैमरे में किस भाग की तुलना की जा सकती है, यानी कि जो हम जो फोटो खींचने के लिए कैमरा प्रयोग करते हैं उसमें कौन सा भाग जो आँख के अंदर तुलनात्मक रूप से मतलब तुलना कर सकते हैं, कौन से भाग से तुलना कर सकते हैं हम कैमरे के कौन से भाग से रेटिना की तुलना कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं उसका फिल्म जहाँ पर ये बनती है। रेटिना पर क्या बनता है, हमारा चित्र बनता है, और फिल्म में भी फिल्म के अंदर हमारा चित्र बनता है। ठीक है दोस्तों, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठों पर रहता है, उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, किसी आंतरिक पृष्ठ पर व कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ये सभी सत्य हैं, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि बाहरी पृष्ठ पर होते हैं, बाहरी पृष्ठ पर रहता है आवेश, किसी आवेश चालक का संपूर्ण आवेश। ठीक है दोस्तों, बाहरी पृष्ठ पर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आपको बताना है शांतता की इकाई। शांतता की इकाई क्या है? ऑप्शन है पॉइजली, पास्कल या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा पॉइज। ठीक है, पॉइज इसका राइट आंसर होगा। अब शांतता क्या होती है? शांतता होती है कि किसी भी जो द्रव होता है उसके ठाढ़ापन, तो शहद की शांतता सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। सबसे अधिक शांतता किसकी होती है? तो वो होती है शहद। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित थे? ये आपके लिए क्वेश्चन आपको बताना है होमवर्क के रूप में कि आर्किमिडीज जो थे जिन्होंने उत्प्लावन का नियम दिया था वह कौन से देश से संबंध रखते थे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे मुराद एकेडमी यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू।